इनविजिबल है सबको? आवाज आ रही है ना मेरी? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोगों ने बोला था एक बार जो टेस्ट हुआ था संडे को वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करना है या नहीं करना है, या मेरे को ही बोलना है सारा? तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के यहाँ पे सिंबल्स बनाए। हमें बताना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। किस किसने ट्राई किया था ये वाला क्वेश्चन? कौन सा आंसर होगा इसमें साहिल? ए, बी बी। बी होगा। यहाँ पे देखो अल्फा क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। हमारे पास जब एक सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसमें वेलोसिटी में और आर में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर इक्वल टू वी होता है हमारे पास। यस मैम। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो अल्फा जो होता है वो क्या होता है? आर ए अल्फा, इनमें क्या रिलेशन होता है? A is equals to R alpha. ए इक्वल्स टू आर क्रॉस अल्फा, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे लिखती हूँ, तो मतलब वेलोसिटी ओमेगा और आर दोनों के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन भी अल्फा और आर दोनों के परपेंडिकुलर है। ऐसा ही होता है। यस मैम। तो हमारे पास ओमेगा और अल्फा आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू ईच अदर। तो एच और रेंज बराबर है। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता था? मैम U square sin square theta by 2g. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही होता था फॉर्मूला। Yes मैम। अब ये दोनों क्वेश्चन में बोला है बराबर है, हमें थीटा बताना है। जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच गया है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक जो 2 उसको इधर ले जाता है वापस से मल्टीप्लाई में, तो ये 4 हो गया। इस साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4 आ गया, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें किसी को डाउट? No मैम। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना था। ये तो इजी क्वेश्चन था, सबने ट्राई किया होगा हो। यस मैम। Yes मैम। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में या पोजीशन में रिलेशन होता है डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो आई कैप और जे कैप को हटाना नहीं, उनको साथ में लेके चलना है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आएगा 2t माइनस 4 आई कैप प्लस 2t जे कैप। अब हमें मैग्नीट्यूड बताना है, पर जब टाइम 2 सेकेंड है, तो पहले इसमें 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 जीरो, क्या 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट 50 करते हैं पूरा। 4। यहाँ पे जीरो, एक टर्म तो ऑलरेडी जीरो है, 4 के स्क्वायर का अंडर रूट करना है, तो बेसिकली 4 ही आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। No मैम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए। जब हमने ए पॉइंट से प्रोजेक्ट करा, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे है
u√2 और एंगल दे रखा है 45 डिग्री. इट स्ट्राइक्स द प्लेन BC एट एन राइट एंगल. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज. यहाँ पे बताना है जब वो इससे कोलाइड हो रहा था तो क्या था हमारे पास वेलोसिटी. तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, किसने ट्राई किया था ये वाला? किसी ने ट्राई नहीं किया? हमारे पास पहले चलो ये बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है स्टार्टिंग? अगर मैंने u√2 से फेंका और 45 डिग्री एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? u cos थीटा होता है. भूल गए सब लोग? यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में u√2 है तो ये वाला कंपोनेंट u√2 cos 45 आएगा. Yes, ma'am. समझ आ रहा है ना सबको? तो हमारे पास स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया u√2 cos 45 और हमारे पास cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2. तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया u. अब बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो पार्टिकल है यहां से जाके इस प्लेन BC पे 90 डिग्री पे टकराया, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना. ये क्लियर है सबको? अब यहाँ पे जब टकराया तो ये वापस बाहर भी तो आया होगा कुछ वेलोसिटी से. तो यहाँ पे वो जिस वेलोसिटी से आया, अब मेरे को हमेशा वेलोसिटी सी होती है एक्स में और वाई, तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ सकती हूँ, ये वाली और ये वाली. ये हो गई वाई में, ये हो गई एक्स में. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब ये एंगल अगर 60 है तो मेरे पास ये वाला एंगल 60 आएगा, ऊपर वाला Yes, ma'am. है ना, और वो वाला एंगल 60 है तो ये वाला 30 हो जाएगा. और यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइनल वेलोसिटी थी v. मतलब बाद में अगर मैं देखूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v cos 30. यही आना चाहिए बात के लिए. हमारे पास बाद में फाइनल वाले केस में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आएगी v cos 30. और स्टार्टिंग में u थी. क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलती है? No, ma'am. नहीं. तो ये u के बराबर होनी चाहिए. बस यहाँ पे cos 30 की वैल्यू हमें पुट करनी थी 3/2. जैसे वो पुट करा हमारे पास आ गया v इक्वल्स टू 2u/√3. अब क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. बाकी लोग सब सो गए, सब सरिता जग रही है. ठीक. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ मैन कैन स्विम विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, जो स्टिल वाटर में होती है. अब यहाँ पे ही डिसाइड्स टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड where the water flows steadily at 3 kilometer per hour. If he makes his strokes normal to the river current, how far the river how far down the river does he go when he reaches the other bank? यहाँ पे हमारे पास जो रिवर की विड्थ दे रखी है वो 1 मीटर और एक आदमी स्विम कर सकता है 4 किलोमीटर पर आवर रुकी हुई नदी में. और नदी हमारे पास फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये है 3 और जो आदमी है उसको एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाना ऐसे. और उस केस में उसकी स्पीड है 4. ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे है हमारे पास, हमें बताना है कितनी दूर वो जाएगा रिवर पे जब वो उसे अदर बैंक जाना है, मतलब कितना रास्ता उसे ट्रेवल करना पड़े. तो यहाँ पे रास्ता का मतलब है कि एक बैंक तो हमारे पास ये वाला हो गया,
दूसरे बैंक का मतलब है नदी के, अगर नदी के साथ साथ वो ट्रैवल करना चाहो इस तरफ, तो इस बैंक पे कितना रास्ता ट्रैवल कर रहा है वो पूछा है। ये क्लियर हुआ सबको? तो अगर हमारे पास ये आदमी से नॉर्मली जा रहा है, तो नॉर्मली वाले केस में तो हमारे पास था कि हमें पता है कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, स्पीड हमारे पास यहाँ पे 4 दे रखी है, तो टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक जाने में, ए से बी तक? ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख सकती हूँ 1/4 आवर, ये लिख सकती हूँ मैं। Yes, ma'am. अब हमारे पास इसी केस में मतलब इतने ही टाइम में हमें बताना है कि वो ऐसे अलोंग द रिवर कितना रास्ता ट्रैवल कर रहा है। तो अगर टाइम है तो अलोंग द रिवर में कौन सी वेलोसिटी लेंगे? देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि हमें अगर विड्थ पार करनी है डाउन द रिवर, मतलब रिवर के साथ साथ में जा रहे हैं, तो हमें बताना है कि अलोंग द रिवर हमने कितना रास्ता पार किया। तो टाइम दे रखा है, अलोंग द रिवर में 3 वाली यूज करेंगे या 4 वाली? 3. 3 वाली यूज करेंगे, क्योंकि अलोंग द रिवर में मैं रिवर लेके जा रही हूँ। तो टाइम है, वेलोसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 3/4 किलोमीटर। तो 3/4 किलोमीटर मतलब 3/4 ऑफ 1000, वो हो जाएगा हमारे पास 750 मीटर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब बारिश ऐसे हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें बोला है कि एट व्हाट एंगल डू दे फॉल ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कार मूव कर रही है, उसके जो सामने शीशे हैं उस पे कितनी स्पीड से ये बारिश लगेगी, मतलब कितने एंगल पे, सॉरी स्पीड नहीं एंगल पे लगेगी। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है, द विंड स्क्रीन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री टू द वर्टिकल। मतलब अगर वर्टिकल ऐसे होता है तो जो सामने का शीशा है वो टेढ़ा है, जैसे नॉर्मल गाड़ियों का होता है, तो यहाँ पे 23 डिग्री एंगल एक्स्ट्रा पे। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. तो अगर हम ये निकालते हैं कि वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, जैसे बारिश यहाँ पे ऐसे हो रही है, वो कुछ तिरछी तो लगेगी हमें, तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल, तो हमें पता है ये तो वर्टिकल के साथ वाला एंगल है, पहले चलो यही निकाल। तो इस केस में मेरे पास जैसे ये वाला ट्राइंगल है, तो उसमें मेरे पास क्या है, ये वाला जो कंपोनेंट ये 20 है और ये वाला कंपोनेंट 15 है, और ये एंगल मेरे को इजीली पता चल सकता है tan थीटा। हमारे पास परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा, बेस 20, 3/4 आ गया। तो 3/4 के लिए हमारे पास कितना डिग्री होगा, 37 डिग्री। Yes, ma'am. तो ये एंगल आ गया 36। अब यहाँ पे ये एंगल अगर मैं एक और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये एंगल भी 37 होगा, कि बारिश ऐसे तिरछी लग रही है वर्टिकल के साथ 37। पर क्वेश्चन में बोला है जो शीशा है वो 23 डिग्री बना रहा है वर्टिकल के साथ। तो आप खुद सोचो, गाड़ी का शीशा, अगर गाड़ी ऐसे जा रही है आगे की तरफ, तो ऐसा तो होगा नहीं, शीशा बाहर की तरफ थोड़ी होगा, अंदर की तरफ। मतलब यहां से कुछ और एंगल आगे यहाँ पे शीशा लगा हुआ है 23 पे। यही है केस, ये समझ आया Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. तो हमें बताना है कितने एंगल पे वो शीशे के साथ टकराएगी। तो बेसिकली यही एंगल चाहिए हमें, 37 + 23 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. A horse lying on the ground shoots a stream of water upwards at an angle of 60 degree
टू द हॉरिजॉन्टल। ये किसका एग्जाम्पल है? ये जब हमारे पास अपवर्ड जा रहा है 60 डिग्री पे, कौन सी सिचुएशन है ये? एंगुलर प्रोजेक्टाइल है ना? अब यहाँ पे हमें बताना है द हाइट एट विच द वाटर स्ट्राइक्स द वॉल 80 मीटर अवे। मतलब हमने क्या किया, यहाँ से पानी को फेंका है, पानी जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, और स्पीड दे रखी है यहाँ पे 16। हमें बताना है कितनी हाइट पे पानी लगेगा जब वो यहाँ से 8 मीटर डिस्टेंस दूर है। तो 8 मीटर के लिए हाइट बतानी। क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। मैम तो हमारे पास है 16 क्या है? वेलोसिटी है टोटल। हॉरिजॉन्टल वाली अलग होगी और वर्टिकल वाली अलग होगी। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल वाली निकालें तो 16 cos 60 आएगी। cos 60 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। यस मैम। अब अगर मैं यहाँ पे, मेरे को निकालना है हाइट क्या है, तो हाइट के लिए तो वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज करते हैं, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक्सेलरेशन मेरे को पता है, यू वाई अभी निकल जाएगा यहाँ से 16 sin 60 से हो जाएगा 8√3, बट टाइम नहीं पता। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास x वाली वेलोसिटी है और x वाला डिस्टेंस भी, तो टाइम निकाल सकते हैं मुझसे। हमारे पास अगर यही सेम इक्वेशन x के लिए यूज करें तो एक्सेलरेशन तो 0 होता है, सिर्फ ux और t बचता है। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस और वेलोसिटी को डिवाइड करके। यस मैम। अब यहाँ पे सब कुछ स्टैंडर्ड में है, मीटर सेकेंड्स में। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो टाइम हमारे पास आएगा 1 सेकेंड। अब इस टाइम के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास हाइट क्या हो, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है y में 8√3, टाइम है 1। एक्सेलरेशन क्या लेंगे यहाँ पे y डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन क्या लेंगे y डायरेक्शन में? -10। -10 लेंगे, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो गया। तो सॉल्व करो सब लोग, क्या वैल्यू आएगी? √3 की जगह 1.73 ले लेना। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सॉल्व कर रहे हो आप लोग? फर्स्ट आ जाएगा 8.9 मीटर। 16 - 10, ठीक है। सबका आ गया फर्स्ट वाला ऑप्शन? एक्सक्यूज मैम। हाँ बोलो। मैम इस क्वेश्चन को मैम और 10 थीटा से नहीं कर सकते हैं? जैसे कि हमें 8 मीटर दिया है, बेस हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू h/8। देखो उस केस में क्या कंडीशन है हमारे पास, जब हम ऐसे फेंक रहे हैं, इनिशियल एंगल ये वाला होता है साहिल। यस मैम। देखो अब यहाँ पे अगर मैं आपके वाले तरीके से करती हूँ, मेरे पास 8 मीटर तो यहाँ पे आ रहा था, तो अगर मेरे को हाइट उसके लिए चाहिए तो जरूरी थोड़ी है स्टार्टिंग वाला एंगल होगा, ये तो एंगल बदल गया। ये क्लियर हुआ? यस मैम। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा, यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में लेती तो मे भी ये सेम ट्रायंगल बन जाता, सेम एंगल आता, पर जैसे हर पॉइंट पे क्या ये एंगल बदलता जा रहा है, तो अगर हम tan थीटा लेंगे तो उसके ना में ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये तो हमें पता ही नहीं है। समझ आया कहाँ पे मिस्टेक होगी उससे? यस मैम। एंगल वो वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, हमारे पास ये एंगल स्टार्टिंग वाला है, पर हाइट के लिए एंगल बदल जाए, ये सिर्फ स्टार्टिंग की वेलोसिटी वाला। सबको क्लियर हुआ है ये डाउट? यस मैम।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इट इज पॉसिबल टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल विद अ गिवन वेलोसिटी इन टू पॉसिबल वेज so as to make it pass through a point P at a distance r from the projection. The product of the times taken to reach this point in two possible ways is then proportional to. यहाँ पे बोला है हमें एक पार्टिकल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका यू से और हम चाह रहे हैं कि आर डिस्टेंस को पार करें, ठीक है। तो उसको पार करने के दो तरीके हो सकते हैं और हमें बताना है कि इन दोनों तरीकों से अगर हम बात करें तो उन दोनों का जो टाइम का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? हमारे पास हम चाह रहे हैं कि डिस्टेंस सेम पार करें सेम वेलोसिटी से और दो पर्टिकुलर एंगल्स पे फेंकेंगे, दो पर्टिकुलर कंडीशंस पे, हो सकता है वर्टिकली फेंके हॉरिजॉन्टली फेंके, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन दोनों केस में जो जो टाइम लगेगा उनका प्रोडक्ट बता। क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो देखो अब सोचो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दे रखे इतनी बड़ी, हम चाहते हैं डिस्टेंस सेम हो वेलोसिटी भी सेम हो। तो ऐसे कौन से एंगल होते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पे रेंज हो गई ना एक तरीके से, हमारे पास ये यस डिस्टेंस रेंज हो गई। अगर रेंज सेम होनी चाहिए और वेलोसिटी दोनों की सेम है तो कौन से दो एंगल होते हैं? थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हाँ, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। वो क्वेश्चन वो जो हमारे पास केस है हम तभी यूज कर सकते हैं जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो और यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास? 2u sin थीटा अपॉन जी। Yes, ma'am. तो अगर मैं टाइम पर निकालूं तो वो आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी और टाइम टू निकालेंगे तो क्या आएगा? टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। हाँ, 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2u cos थीटा अपॉन जी। अब उसने क्वेश्चन में बोला इन दोनों का प्रोडक्ट कर, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं। हम जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 4u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे हमें किसी ना तरीके से रेंज लेकर आनी है आर। तो रेंज में हमारे पास क्या होता था? यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी होता था। Yes, ma'am. तो हम क्या करते हैं इस 4 का एक टूल यूज कर लेते हैं, यू स्क्वेयर अंदर बच गया साइन टू थीटा अपॉन जी, यही बचेगा हमारे पास, एक टू बाहर रह गया, Yes, ma'am. डिनोमिनेटर में जी स्क्वेयर एक्स्ट्रा है, जी इंटू जी। अब यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी हमारे पास रेंज बन गई। तो यहां से आया 2 ट्वाइस ऑफ रेंज अपॉन जी, हो गया उन दोनों के टाइम का प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रहा है आर पे, रेंज पे डायरेक्टली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में और रेडियस है आर, सेंटर को स्पीड है वी। अच्छा, सर्कुलर मोशन में स्पीड वेलोसिटी सेम रहती है क्या? नो मैम। वेलोसिटी सेम नहीं रहती। क्यों सेम नहीं रहती है? एंड डायरेक्शन चेंज होती रहती है। डायरेक्शन चेंज होती रहती है टेंजेंट के कारण। हमें यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बताना है। तो पहले तो ये बताओ क्वेश्चन ट्राई किस किसने किया था? किसी ने भी नहीं किया है क्वेश्चन ट्राई? ठीक, डिस्कस करते हैं फिर। हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है और अच्छा, वेलोसिटी किससे पता चलती है? रेडियस से टेंजेंट से? टेंजेंट। टेंजेंट से। तो हमारे पास मान लेते हैं कि इनिशियली ये पार्टिकल कहीं पे भी मूव कर रहा था यहाँ पे और ये हो गया हमारा रेडियस, ये वेलोसिटी। अब हमारे पास क्या हुआ बाद में थोड़ी देर के बाद
इसने मूव करा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री मतलब यहाँ पे कहीं होगा। अब इस केस में अगर हम बात करें, जैसे 40 डिग्री मूव करा, तो हमारे पास टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे बदल जाएगी 40। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। मैम अब मेरा क्या पर्पस था इनिशियली ऐसे लेने का, ताकि एक कंपोनेंट हो जाए एक्स में वाई में, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ऊपर की तरफ बना के फिर टेढ़ा कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक कंपोनेंट एक्स में था, अब ये जो कंपोनेंट आया वेलोसिटी का, ये ना तो एक्स में है ना वाई में, ये बीच में लटक रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। रिजॉल्व करना। तो मैं क्या करती हूँ, इसको दो पार्ट में तोड़ देती हूँ। v अभी भी सेम है, अब ये एंगल 40 है, तो अब मेरे पास यहाँ पे जो रेडियस और वेलोसिटी होती है उसके बीच में कितना एंगल होता है, 90। 90 होता है। इसको मैं थोड़ा से ड्रॉ, अगर हम यहाँ पे देखें ये पूरा एंगल, ये रेडियस और ये पैरेलल है, तो ये 40 होगा। दिख रहा है सबको ये यस अल्टरनेटिव मैम। एंगल, ये दोनों एंगल्स 40 हो जाएंगे। अब हमारे पास ये है रेडियस और इधर जा रही है वेलोसिटी, और रेडियस और वेलोसिटी क्योंकि टेंजेंट बनता है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया। अब एक एंगल 40 है 90 में से, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 का एक एंगल 40 है, दूसरा एंगल कितना होगा, इससे पता चल रहा है सब सो गए, 50 होगा ना। अब यहाँ यस पे मैम। ये एक्स और वाई है, इनके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 40 होगा। यस यस मैम। मैम। अब क्या करते हैं, इस v को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। अब जैसे ही हम v को दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो नीचे वाला कंपोनेंट आ गया v cos 40। मैं 40 क्यों लेकर आई, 50 से क्यों नहीं किया, क्योंकि आंसर में कहीं 50 नहीं है, और स्टार्टिंग में भी हमारे पास एंगल जो था वो 40 के फॉर्म में, तो वही एंगल यूज करने की कोशिश करें, और ये वाला हो जाएगा v sin 40। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी लेनी पड़ती है। तो अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, वो कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स। एक्स में, उसका मैग्नीट्यूड है 40 आई कैप में, और जे कैप में उसका 0 बच गया। फाइनल वाली वेलोसिटी का बता सकते हो एक्स और वाई में कंपोनेंट, v cos 40 डिग्री आई कैप प्लस v sin 40 डिग्री जे कैप। v cos 40 आई कैप, v sin 40 जे कैप। अब चेंज निकालते हैं, चेंज के लिए इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास जो 40 रखा हुआ है उसकी तो वैल्यू, उसको ही v बोला है, तो इसकी जगह, सॉरी 40 मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया था, v है ना इनिशियली, तो यस मैम। हाँ मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया था एंगल की जगह। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम, जैसे ही हम इनिशियल और फाइनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आई कैप वाला कंपोनेंट एक साथ हो जाएगा v cos 40 माइनस v, और जे वाले कंपोनेंट में आ जाएगा हमारे पास खाली v sin 40। इसमें किसी को डाउट है, नो मैम। अब अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो चेंज हमने निकाल दी, पर इसमें डायरेक्शन आ रही है आई कैप जे कैप, और किसी भी ऑप्शन में डायरेक्शन नहीं, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर करके अंडर रूट करना पड़ेगा। यस यस मैम। मैम। तो वो करते हैं अब हम लोग। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है cos 40 माइनस 1, और एक कंपोनेंट में खाली sin 40 है, इन दोनों का स्क्वायर कर और अंडर रूट कर। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, हमारे पास इसमें आएगा cos स्क्वायर 40, cos स्क्वायर 40 प्लस 1 माइनस 2 cos 40, और सेकेंड वाली टर्म से आएगा v sin स्क्वायर 40। अब क्या कर सकते हैं,
ये पूरा अंडर रूट में। अब यहाँ पे एक छोटा सा यूज होएगा फॉर्मूला, बहुत बेसिक सा। मैम ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो तो मैं कर ही चुकी हूँ। क्या फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, हल्का सा? मैम कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का +1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का +1 होता है, ठीक है। उससे क्या आएगा फिर हमारे पास, v आ जाएगा खाली एक टर्म, v के साथ यहाँ पे cos स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40 लिखा था, उसकी जगह v आ गया। और एक टर्म ऑलरेडी ये v वाली थी, तो मैं 2v लिख सकती हूँ यहाँ पे। विजिबल है सबको 2v? यस मैम। यस और मैम। एक टर्म हमारे पास आई 2 cos 40 और इसके साथ भी v लगा, और ये पूरा अंडर रूट। अब मैं क्या करती हूँ, 2v कॉमन लेती हूँ, अंदर बचा 1 माइनस कॉस 40। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? वन माइनस कॉस 2 थीटा नहीं पता है? साइन थीटा। कोस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 नहीं होता? यहाँ पे थीटा बाय 2 इसके साथ। पढ़ लो, पेपर आ रहा है, मैथ्स है ना सब लोग के पास। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2v स्क्वायर था हमारे पास, और अंदर से आ गया अब हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। वहां पे था 40, तो यहाँ पे आएगा 20। अंडर रूट लेंगे तो 2 2 जा 4 है, तो एक तो 2 बाहर आएगा। v स्क्वायर था तो एक v बाहर आएगा, और साइन स्क्वायर 20 का अंडर रूट करेंगे तो साइन 20 बाहर आएगा। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दी ताकि जब आपको शेयर करूँ तो कंफ्यूजन मिक्स हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है हमारे पास, बोला है इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज दिस। हमें रेंज बताना है। रेंज का हमारे पास वेलोसिटी से डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, हॉरिजॉन्टल वाली वर्टिकल वाली इंटू 2/g। अब उसमें से हॉरिजॉन्टल वाली हमें पता है, पर वर्टिकल वाली नहीं पता है। तो इक्वेशन से पहले तो वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे? इक्वेशन दे रखी है किसी प्रोजेक्टाइल की, तो वेलोसिटीज कैसे आती हैं, डेरिवेटिव करके आती हैं। यहाँ पे हमारे पास ux ऑलरेडी दे रखा है, हमें निकालना है u ऑफ y। तो u ऑफ y के लिए y का डेरिवेटिव करते हैं, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे करेंगे 12 dx/dt माइनस 3/4 d/dt ऑफ x स्क्वायर, ऐसे ही आएगा डेरिवेटिव। यस मैम। ओके। अब जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा है कि x का डेरिवेटिव करूंगी तो 1 आ जाएगा, क्योंकि dx/dx नहीं है, dx/dt। अब जैसे यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूंगी तो dx/dt की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी होती है वही होती है चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी यस वैल्यू मैम। दे रखी है 3, पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x। 2x आएगा। बस देखो, अगर हम बात करें, चेन रूल पढ़ा है सबने, तो हमारे यस पास मैम। एक्स स्क्वायर का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तब आता है 2x। पर यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं dx।
अब dx स्क्वायर अपॉन dx हो जाएगा 2x और उसके अलावा बच गया है dx बाय dt। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो 12 थ्री जा फर्स्ट टर्म हो गई 36। सेकेंड वाली के लिए हमारे पास आएगा -3/4 इंटू 2x इंटू dx बाय dt। अब हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू फिर से 3 दे रखी है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस 9/2 इंटू एक्स, यही बचेगा। यस मैम। अब इनिशियली जब हमारे पास ये वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली, वो थी 3, तो उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन हम यूज कर सकते हैं अगर हमें रेंज निकालना? यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हैं? इनिशियली एक्स की वैल्यू क्या होती है जब स्टार्ट होता है प्रोजेक्टाइल? स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू क्या होती है? जब कोई भी मोशन स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 0 होती है ना एक्स की वैल्यू। यस मैम। तो अगर मैं स्टार्टिंग वाला केस लूं तो स्टार्टिंग वाले के लिए मेरे पास ये एक्स वाली टर्म तो 0 हो गई, तो वाई डैश ओरिजिनल वाली मतलब स्टार्टिंग वाली हो जाएगी 36 माइनस 0 36। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की, और एक्सेलरेशन हमें निकालना हो तो वाई डायरेक्शन में कैसे निकाल सकते हैं? इसका फिर से डेरिवेटिव करूंगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। यस मैम। तो अब इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास y डैश की वैल्यू थी 36 माइनस 9/2 इंटू एक्स। फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 36 तो 0 और सेकेंड टर्म बच गई है -9/2 इंटू 3, यही बचेगी क्योंकि x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई dt आएगा। यस मैम। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया -27/2। एक्सेलरेशन क्यों निकाला मैंने? क्योंकि रेंज के फॉर्मूले में क्या होता था, ux uy इंटू 2 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन g अलग केस में होता है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से फेंक रहे हैं, ये कंडीशन है। पर यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन ही बदल दी है, तो उस केस में हमने एक्सेलरेशन निकाला तो यहाँ से g नहीं आ रही है वैल्यू, यहाँ से -27/2 आ रही है एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन। ये क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी थी तो रेंज आ जाएगी। पुट करो वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 3 है, बाय वाली 36 है, एक्सेलरेशन -27/2 है और एक एक्स्ट्रा 2 भी लगा हुआ है यहाँ पे। -36 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय -27 डिवाइड बाय 2। 16 मीटर। 16 मीटर आ जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। हमारे पास यहाँ से 16 मीटर आ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज पर यूनिट मैक्सिमम हाइट। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं क्लास में, आपको वैसे भी याद हो जाना चाहिए। जब हमने एंगल 45 डिग्री करा था तो हाइट और रेंज के बीच में क्या कनेक्शन था? याद है किसी को हाइट और रेंज के बीच में क्या कनेक्शन था जब 45 डिग्री पे फेंकते हैं? अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब होती है? 45। 45 डिग्री पे।
तो ये तो सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया 2 बार, 11th वाला क्वेश्चन और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेकंड नंबर पे किया था, इन दोनों में ही वैल्यू सेम आ रही है। रेंज हाइट की डबल होती है। नहीं, रेंज हाइट की डबल नहीं होती है। देखो हमारे पास अगर बात करते हैं हम लोग रेंज की, तो हमारे पास रेंज के लिए फॉर्मूला होता था यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और हमारे पास जब 45 डिग्री पुट करते हैं तो हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन 90 हो जाता है, 1 हो जाती है। तो रेंज में ये सब गायब हो गया, बस यू स्क्वेयर अपॉन जी बच जाता है। और अगर हम हाइट को कैलकुलेट करें तो उसमें होता है यू स्क्वेयर अपॉन 2g और साइन 45 का स्क्वायर। साइन 45 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2। 1/2। तो 1/2 एक वहां से आया और एक 2 यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यू स्क्वेयर अपॉन 4g आया। अब देखो ये हमारे पास थी रेंज और ये है हमारे पास हाइट। तो क्या हमारे पास आ गई वैल्यू? हाइट और रेंज में क्या कनेक्शन आया? रेंज अपॉन हाइट इक्वल्स टू क्या? रेंज अपॉन हाइट इक्वल्स टू 4 आ जाएगा ना? यस मैम। अब है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें पूछा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन with an acceleration of 6 meter per second square along with x-axis and 8 meter per second square along y-axis. हमें बताना है distance covered from the origin after 4 seconds. तो हमारे पास यहाँ पे दोनों डायरेक्शन के लिए इनिशियल एक्सेलरेशन है और हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर करा इस पर्टिकुलर टाइम। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है सर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन करोगे? द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट का मतलब क्या है? एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें क्या कंडीशन होती है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। 0 होती है। तो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होती है, मतलब ना एक्स में मूव करिए ना वाई में। तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्स वाले केस में एक्स वाला एक्सेलरेशन, वाई वाले केस में वाई वाला एक्सेलरेशन, ऐसे ही करना है। यस मैम। तो अगर एक्स वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो यूटी तो दोनों में 0 ही होगा। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है एक्स के लिए 6 और टाइम है 4, ये वैल्यू आएगी। और वाई वाले के लिए हाफ इंटू 8 और फिर से 4 का स्क्वायर। दोनों वैल्यू निकालो, क्या आ रही है वाई एंड एक्स वाली? मैम 48 एंड 64। 48 एंड 64। मतलब वो जो बॉडी थी उसने 48 एक्स वाला आ रहा है 48, यस मैम। 48 एक्स एक्सिस पे किया एंड 64 वाई पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे तो नहीं हो सकती, मतलब वो कहीं यहाँ पर है बीच में, ऐसा नहीं हो सकता ना आधा हिस्सा एक्स में या आधा हिस्सा वाई में। वो पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे पहुंच गया है। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए तो स्क्वायर करके अंडर रूट करके निकाल सकते हैं। यस मैम। तो हमारे पास इस फाइनल पॉइंट की वैल्यू है कि भाई ये ऊपर है 64 डिस्टेंस पे और हॉरिजॉन्टल पे इसने 48 ट्रैवल कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An aeroplane is traveling horizontally at a height of 2000 meter. 2000 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन जा रहा है। The aeroplane when at a point P drops a bomb to hit a stationary target Q on the ground. यहाँ से इसने एक बॉम्ब को छोड़ा हॉरिजॉन्टली और वो फिर से ग्राउंड को एक टारगेट है क्यू पॉइंट पे और उसको हिट करना चाह रहा है।
In order that the bomb hits the target, what angle theta must be? Must the line PQ make with the vertical? यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक हमने बॉम्ब को ड्रॉप करा, और जब हमने बॉम्ब को ड्रॉप करा तो हम चाह रहे थे कि वो इस क्यू पॉइंट पे पहुंचे। अभी एंगल थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, ये वो एंगल है जो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q आपस में मिलकर बना। ये क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। अब हमारे पास ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये P Q पर पहुंचे? आप सोच के बताओ कि अगर ये पॉइंट P Q पे पहुंचना चाहिए, हमें पता है बॉम्ब तो गिरेगा ही गिरेगा, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? चाहिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कौन सी डायरेक्शन की है? इनिशियल वेलोसिटी ये 100 कौन सी डायरेक्शन की है, यही पूछ रही हूँ मैं। एक्स की है, वाई की है? ये जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट होता है ना, वाई तो होता ही नहीं है। यस मैम। तो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स की है। अब हम चाह रहे क्यू पॉइंट पे पहुंचे, मतलब उसको हॉरिजॉन्टली इतना रास्ता पार करना और वर्टिकली इतना रास्ता पार करना है, और दोनों इकट्ठे पार करना है। इकट्ठे का मतलब है हो सकता है वो इतना ए से क्यू तो पार कर ले, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, पर उसने हाइट थोड़ी सी पार करी हो तो पहुंचेगी ही नहीं उस पॉइंट पे बॉम्ब वाले टारगेट पर अगर उसने 2000 मीटर हाइट पार कर ली और एक क्यू हॉरिजॉन्टली इतना रास्ता पार कर लिया, तभी हो सकता है बॉम्ब सही जगह पे। यस मैम। कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक्स एक्सिस में आप करेक्ट हो, वाई में नहीं हो तो आप गलत जगह पहुंच गए हो। हमें एक्स और वाई दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास जो हाइट है और जो रेंज है वो गिवन है कि हमारे पास हाइट ट्रेवल होनी चाहिए 2000 और रेंज होनी चाहिए ए क्यू, और ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए अलग अलग टाइम पे। जो हमारे पास यहाँ पे रेंज और हाइट है वो इकट्ठे होने चाहिए अलग अलग टाइम पे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम यहाँ पे पहुंच रहे थे, अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे थे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, दोनों इकट्ठे पहुंच रहे थे। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है क्या मेरा? कुछ तो बोल दो सरिता। हम इकट्ठे। इकट्ठे पहुंचने चाहिए। तो हमारे पास जो टाइम हाइट को लगेगा उतना ही रेंज को लगना चाहिए। अब हाइट के लिए तो हम इक्वेशन यूज करते हैं वाई वाली, तो मैं निकाल सकती हूँ कि h इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब हॉरिजॉन्टली फेंका था तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं थी, पर हाइट हमें पता है 2000 मीटर नीचे जाना है, और एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे g है 10 इंटू टी स्क्वेयर। तो यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड आ जाएगी। अब इतने ही टाइम पे हमें रेंज पार करनी है, तो हम रेंज निकाल सकते हैं कि भाई रेंज कितनी है। तो अगर हम रेंज कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 100 थी, टाइम हो गया 20 सेकेंड, तो रेंज आ गई है 2000। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। तो हमारे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर हमारे पास जैसे एंगल चाहिए था थीटा, तो उसके लिए हमारे पास कोई भी दो चीजें आ जाती उससे हो जाता। अब यहाँ पे उसी ट्राइंगल में मेरे पास ये परपेंडिकुलर हाइट आ गई 2000, और ये जो बेस है जो रेंज थी वो भी 2000 आ गया। तो एंगल कितना होता है जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं? 45। 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा।
वर्टिकल के साथ, और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ होता तो उसमें भी 45 आता। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी, ये एट एंगल, ये इट क्रॉसेस द वॉल आफ्टर 4 सेकेंड, if the distance beyond the wall at which the stone strikes the ground is this, then find m plus n। इसका मतलब हमने एक स्टोन को फेंका, इनिशियली स्पीड दे रखी है 45 और ये एंगल है 30, और इसने एक दीवार को पार किया, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर दीवार, और इस दीवार को पार करने में टाइम लगा 4 सेकेंड, और इसके बाद जो भी इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार किया वो है हमारे पास m√3n डिस्टेंस। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 45, एंगल है 30 डिग्री, तो हम लोग टोटल टाइम निकाल सकते हैं इजीली, 2u sin थीटा अपॉन जी, कि टोटल कितना टाइम लगेगा। यस मैम। ओके, तो हम टोटल टाइम निकालते हैं, 2 इंटू u 45 इंटू साइन 30 अपॉन जी, क्या वैल्यू आएगी यहाँ से टाइम की? साइन 30 1/2 होता है, 4.5 आ जाएगी वैल्यू। यस मैम। मतलब पूरे मोशन में ए से बी तक जाने में 4.5 सेकेंड्स लग रही थी, और 4 सेकेंड में तो वो यहाँ दीवार तक पहुंचा, मतलब यहां से यहाँ तक का टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड यस मैम। बचा हुआ टाइम है। अब उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस है, कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो है m√3/n। तो अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस पार किया इस पर्टिकुलर टाइम, तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस पार करने के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज होती है? एक्स वाली यूज होती है। यस मैम। तो मतलब अगर मैं देखूं u cos 30, ये मेरी एक्स वाली वेलोसिटी थी, वो गया 45 इंटू √3/2, इतनी वेलोसिटी से मैंने पार किया। और अगर मेरे को सी से बी भी जाना है तो भी यही वेलोसिटी लगेगी, कि हॉरिजॉन्टल वाली चेंज नहीं होती है। तो अगर मैं इक्वेशन बात करूं तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² होता है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो डिस्टेंस कवर विच इज इक्वल टू m√3/n is equal to velocity 45 √3/2 into time 0.5 या फिर 1/2, ये लिख सकते हैं। यस मैम। Okay. तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आएगी राइट साइड से, अगर हम कैलकुलेट करें, और m और n में क्या रिलेशन आएगा? क्या रिलेशन आ जाएगा? m इक्वल्स टू 45/4n आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको ये? ओके, अब हमारे पास हम और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? हमें ये तो एक कंडीशन आ गई कि m और n में हमारे पास आ गया m इक्वल्स टू 45/4n। तब कैसे निकाल सकते हैं m प्लस n? उसके लिए एक और इक्वेशन चाहिए होगी कम से कम। यस मैम। अब वो इक्वेशन और कहां से लेकर आए? हमें चाहिए m प्लस n की वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है m/n की। क्या वैल्यू आएगी? कोई तो बोल दो। सब लोग चले गए हैं। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो।
हमारे पास यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ m+n की वैल्यू बतानी है, वो कैसे आएगी? कि m+n की क्या वैल्यू है, ये पूछ रही हूँ मैं। इसी इक्वेशन से आएगी, यहीं से यूज होके आएगी। हमारे पास यहाँ पे m/n इंटू √3 45/4 इंटू √3 आ रहा है। तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं यस मैम। कंपेयर करके। तो बस वही पूछ रही थी मैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, कमांडर फायर्स अ शेल एट सर्टेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ए विच क्लियर्स द बिल्डिंग ऑफ डायमेंशन इतना इन इट्स डायगोनल प्लेन। मतलब डायगोनली वो इस बिल्डिंग को पार कर रहा है। शेल जस्ट क्लियर्स द रूफ डायगोनली एट पॉइंट्स P and Q। अब यहाँ पे P and Q की हाइट सेम होगी, दोनों सेम ही उस पे हैं, एक सरफेस के ऊपर वाले टॉप वाले सरफेस पे हैं, तो इन दोनों की हाइट तो सेम ही होगी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अब हमारे पास दे रखा है, एंगल दे रखा है 45 डिग्री with the horizontal at P and Q if the range AB is given by n into √3 मीटर। हमें बताना है n की वैल्यू क्या है। तो P और Q के लिए हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हाइट दे रखी है 12.5। हमें रेंज निकालनी है। तो हमें रेंज कैसे निकाल सकते हैं? बेसिकली ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगी रेंज, ऐसी होगी। यस मैम। यस मैम। अब बीच वाला तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास 15 है, ये 20 है, ये पाइथागोरस लगाया, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और अंडर रूट कर दिया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। क्या वैल्यू आएगी उससे? 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो 25। 25 आ जाएगी। अब एक तरीके से हमारे पास वो तो मतलब Q से P, ऐसा इमेजिन करो कि हम Q से एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं और वो P पे जाके गिर रहा है, उसकी रेंज हो गई 25। तो यस मैम। तो यहाँ पे अगर मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी थी मेरे पास Vp या Vq, तो मेरे पास रेंज का फॉर्मूला होता है Vp² sin2θ/g। रेंज मैंने निकाली, sin2θ निकाल लिया, Q पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यस मैम। तो वहां पे हमारे पास Q पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई। और फिर मेरे पास देखो Q पॉइंट पे जो हमारे पास यहाँ वेलोसिटी आएगी, मैं उसको दो पार्ट में तोड़ सकती हूँ, एक x वाली में एक y वाली में। ये जैसे Vp है और ये एंगल थीटा है जो 45 दे रखा है, तो ये हो जाएगा Vp cos 45 और ये हो जाएगा Vp sin 45। ऐसे कर सकती हूँ मैं। यस मैम। यस मैम। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कभी बदलती ही नहीं है, तो जो पहले थी वही है ये वाली। और हमें रेंज दे रखी है n इंटू √3, और रेंज के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है r इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ये वाली कंडीशन होती है, उससे अब हम निकाल सकते हैं ट्राई करके। यस मैम। तो हमारे पास अगर हम y इक्वेशन भी यूज करेंगे तो हमारे पास y से हम ये हाइट भी निकाल सकते हैं। और अगर हम देखो यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम हाइट निकाल देंगे तो हमें पता है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हाइट है 12.5, और ऊपर वाली हाइट निकाल सकते हैं ना फिर हम। यस मैम। तो आप किसी भी दो इक्वेशंस को यूज करके फिर रेंज निकाल सकते हो, अगर हमारे पास एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी आ गई उससे। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सरिता। गुड नाइट एवरीवन।